आज हम लोग 2019 में पूछे गए PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग 2019 में पूछे गए कुछ प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक सामान्य ज्ञान से जुड़ा हुआ होगा। तो जैसा कि आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है। पहले प्रश्न समझिए, स्थिर पूंजी कौन सा पूंजी है? स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है। ठीक है, मतलब आप गांव भर में एक बात जरूर सुनते होइएगा कि पैसा क्या है यार, पैसा तो आता है और जाता है। मतलब पैसा स्थिर है या नहीं है? नहीं है तभी तो आता है और जाता है। कहते हैं कि लक्ष्मी चंचला होती है, मतलब लक्ष्मी जो है ना कभी उसके घर तो कभी उसके घर, इसीलिए पैसा है ना वो स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है। स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे, आइए प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन स्थिर पूंजी के रूप में, किस पूंजी के रूप में? स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है। तो याद रखिएगा कि मुद्रा जो है वह स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है। आइए यहाँ एक और कॉन्सेप्ट हम आपको दे इस प्रश्न पर। अब जैसे कि मान के चलिए आप एक बाइसिकल खरीदते हैं या एक बाइक खरीदते हैं, तो वो बाइक आप खरीदते हैं तुरंत बेच लेते हैं, या कोई भी संपत्ति जब अर्जन करते हैं या जमीन खरीदते हैं तो ऐसा तो नहीं जो तुरंत खरीदते हैं तुरंत बेच लेते हैं, इधर उधर करते हैं नहीं। तो वो जो हुआ ना वो आपका क्या हुआ? परमानेंटली हुआ। वो क्या आप जो कोई फ्लाइट खरीदते हैं, कोई घर खरीदते हैं तो आज खरीदते हैं फिर कल बेच लेते हैं? नहीं बेचते हैं ना। इसका मतलब वो कैसा पूंजी है? वो स्थिर है। जबकि मुद्रा जो है, पैसा, करेंसी, सिक्का, मुद्रा मतलब पैसा समझ लीजिए, नोट सिक्का जो भी हो सब उसमें आ जाएगा। तो मुद्रा जो है ना वो आपको स्थिर पूंजी नहीं है। तो स्थिर नहीं है तो मतलब क्या है? अस्थिर है। क्या है? अस्थिर है। बिल्कुल। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए मुद्रा जो है वो कौन सी पूंजी है? बिल्कुल अस्थिर पूंजी है। इसका बताइए कि कोई औजार खरीदते हैं आप तो वो कौन सी पूंजी है? स्थिर पूंजी है। स्थिर है ना। अब औजार खरीदते हैं तो अपने लिए यूज करने के लिए खरीदते तो भाई घर में रखेंगे ना। आइए इसके बाद जो ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं वो मशीन। आप मान के चलिए कोई मशीन खरीदे, है कि नहीं? तो आप जो मशीन खरीदे तो मशीन खरीदे आप फिर बेच दिए? नहीं करते हैं ऐसा। तो वो भी स्थिर है या अस्थिर है? स्थिर पूंजी है। उसके बाद है आपको इमारत। इमारत मतलब मकान जिसको आप कह सकते हैं, वो भी आपको किस पूंजी में आएगा? तो बताइए स्थिर पूंजी में कौन नहीं आएगा? तो मुद्रा नहीं आएगा। मुद्रा नहीं आएगा। बिल्कुल। तो याद रखिएगा कि कौन स्थिर पूंजी है और कौन स्थिर पूंजी है। अगर आपके सामने इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो जरूर जवाब दे दीजिएगा ना। बिल्कुल। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अब जो आपका अगला प्रश्न है नीति आयोग से संबंधित है। और सबसे पहले हम आपको नीति आयोग के बारे में बता दें। ये जो नीति आयोग है, कौन आयोग? नीति आयोग। इसकी स्थापना आपको 2015 में हुई है। याद रखिएगा मोदी के द्वारा शुरू की गई है। अगर आपसे कोई पूछे कि नीति आयोग किसके द्वारा शुरू की गई है? मोदी के द्वारा शुरू की गई है, यानी कि मंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री न है, मंत्री लगा कि नहीं लगा है? तो देखिए नीति आयोग से संबंधित जो है वह आपको कौन कौन से पद है, कौन कौन से शासी परिषद है, तो याद रखिएगा कि जिसमें मंत्री लगा होगा वो सब नीति आयोग का सदस्य रहेगा, और जिसमें मंत्री नहीं लगा होगा वो नीति आयोग का सदस्य नहीं रहेगा। आइए प्रश्न पर एक बार पुनः। नीति आयोग का शासी परिषद क्या लिखा हुआ है? नीति आयोग का शासी परिषद। प्रश्न को पूरा पढ़िए। नीति आयोग का शासी परिषद। फिर से पढ़िए। नीति आयोग का शासी परिषद। बिल्कुल, नीति आयोग का शासी परिषद है ना। शासी मतलब शासन करने वाला परिषद। शासी मतलब शासन करने वाला परिषद। नीति आयोग का शासी परिषद से निम्नलिखित में से कौन संबद्ध नहीं है? भाई साहब हम आपको बता दिए कि जो शासन करने वाला होता है, बात समझ में आ रहा है, जो शासी परिषद के अंतर्गत आएगा, नीति आयोग से संबंधित जो होगा उसमें क्या लगा होगा? अंत में मंत्री लगा होगा। क्या लगा होगा? मंत्री। तो देखिए ऑप्शन ए में मंत्री लगा है कि नहीं? प्रधानमंत्री। और हम तो आपको बता ही दी कि नीति आयोग का स्थापना किसने किया है? प्रधानमंत्री किया है, मोदी ने किया है। इसके बाद आपको है राज्यों के मुख्यमंत्री, और इसके बाद जो है आपको ये संघ राज्यों के मुख्यमंत्री, और आपको ऑप्शन बी में जो है ये है राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति आपको नीति आयोग के शासी परिषद में नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताइए कि नीति आयोग के शासी परिषद में कौन आएगा? जिसमें मंत्री लगा रहेगा। मंत्री लगा रहा है तो कौन कौन सो बताइए ऑप्शन? और संघ राज्यों के मुख्यमंत्री। एक बार पुनः देख करके बोले फटाफट से। बिल्कुल। इसके बाद जो है राष्ट्रपति वो आपको नहीं आएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो राष्ट्रपति हो जाएगा। एक बार पुनः प्रश्न देखिए। नीति आयोग के शासी परिषद से निम्नलिखित में से कौन संबद्ध नहीं है? तो राष्ट्रपति संबंधित नहीं है। अब जो आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त
प्रश्न मोस्ट वीवीआई है, उसको आप लोग मोस्ट वीवीआई कर लेंगे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है ना, पहला मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन है? तो इसका आंसर है आपको सुकुमार सेन। कौन है? सुकुमार सेन। कौन है? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन है भारत के ये पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कौन है? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो एक बार पुनः बताएंगे कि प्रश्न क्या है। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? बिल्कुल, तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। कौन है? सुकुमार सेन। कौन है? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन है, जो कि पहला यानी कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और वो भी किस देश के हैं? भारत देश। तो आप मुझे बताएंगे कि भारत देश की राजधानी कहाँ है? चलिए आप बताइए। नई दिल्ली है। तो आप मुझे बताएंगे कि भारत देश की पहली राजधानी कहाँ थी? पटना। चलिए आप बताइए। कोलकाता। कहाँ थी? कोलकाता। कहाँ थी? कोलकाता। पहली राजधानी भारत की आपको कोलकाता ही थी। बात समझ रहे हैं ना? आइए अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश है जो म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता है? प्रश्न समझिए, बच्चा इस भाषा को नहीं समझ पाता, जिसके कारण से एग्जाम में प्रश्न को गलती करके आ जाता है। तो आइए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश है जो म्यांमार के साथ साझा नहीं करता है? मतलब क्या हुआ? आप पढ़े होंगे कि भारत की जो चौहद्दी है वो कहाँ है? उत्तर में नेपाल, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। कहने का मतलब यह है कि आपका जो भारत है, उस भारत का जो बॉर्डर है, सीमा, आपके सीमा से कोई दूसरा राज्य टच करता है तभी तो वो आपका पड़ोसी है। आपके पड़ोसी के अगल बगल का कोई व्यक्ति तो होगा, आपका भी कोई पड़ोसी होगा। तो वही बात है, पड़ोसी कैसे बना? जब आपके बगल का है तभी तो पड़ोसी, यानी कि आपके जमीन को वो छूता है, टच करता है। जमीन को ही हम लोग क्या कहते हैं? थल कहते हैं ना। थल या स्थल कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जवाब नहीं मिल रहा है। थल या स्थल कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रश्न पर ध्यान दीजिए, तब समझिएगा कि कौन सा देश है जो म्यांमार के साथ, किसके साथ? म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता। मतलब म्यांमार के साथ जो है वह थल सीमा साझा नहीं करता। अब प्रश्न पर ध्यान दीजिए, इसका मतलब है, कह रहा है प्रश्न कि म्यांमार के साथ, म्यांमार का पड़ोसी कौन नहीं है? म्यांमार के साथ जो है अगल बगल में कौन नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में जो है बांग्लादेश वो है, भारत भी है, लाओस भी है, जबकि कंबोडिया जो है वह आपको म्यांमार के अगल बगल में नहीं है। साझा करने के मतलब, साझा मतलब होता है अंग्रेजी में पार्टिसिपेट करना, और साझा हम लोग कभी भी करते हैं। जैसे आप परीक्षा में कलम आपका अगर खराब हो जाए तो आप कलम किससे मांगते हैं? आप अपने रूम को छोड़ करके, जैसे आप 1 नंबर रूम में है तो 10 नंबर रूम में जाकर में मांगते हैं? किससे मांगते हैं? आप जिसमें रहते हैं उसी में से ना, मतलब आप अपने पड़ोसी से, अपने बगल वाला से ना। तो वही बात है, साझा करने का मतलब आपको एक दूसरे से कोई सामान मदद के रूप में या जैसे भी हो अदलेन बदलेन करना, विनिमय करना, ठीक है ना। तो वही बात है कि साझा कौन, म्यांमार, अगर आपसे पूछे कि म्यांमार का पड़ोसी देश कौन कौन है तो आप इसका आंसर ये भी दे सकते हैं। तो म्यांमार का पड़ोसी देश अभी आप जस्ट पढ़े हैं, जो कि एक बांग्लादेश है, भारत है और लाओस। क्या सब है? बांग्लादेश है, भारत है, लाओस है ना। बांग्लादेश है, भारत है और लाओस है। बात समझ गए कि नहीं समझे? तो बताइए आपकी म्यांमार का पड़ोसी कौन कौन सा है? बांग्लादेश है, भारत है, लाओस है। वेरी गुड। आप बताइए कि म्यांमार का पड़ोसी इस ऑप्शन के अनुसार कौन नहीं है? चलिए आप बताइए। कंबोडिया नहीं। कंबोडिया जो है वह आपको म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता है। प्रश्न समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। थल का मतलब जमीन, भूमि, लैंड मतलब भूमि या थल। बात समझ में आ रहा है? और थल को हम लोग स्थल भी कह सकते हैं। तो प्रश्न अब बहुत अच्छा से आप समझ गए होंगे। आइए, कंबोडिया जो है यह आपको म्यांमार से साझा नहीं करता है, ठीक है। और एक प्रश्न और सीख लीजिए, म्यांमार का जो प्राचीन नाम है वो आपको बर्मा है। क्या है? बर्मा। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या है? बर्मा है। ये भी प्रश्न आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो ओडिशा से संबंधित है? ओडिशा देख रहे हैं ना, ओडिशा लिखा हुआ है। तो ओडिशा से जो संबंधित है वह आपको छऊ है। कौन सा है? छऊ एक नृत्य का नाम है। जैसे कि अपने क्षेत्र में झिझिया खेलता है, लड़कियों लोग खेलती है झिझिया सुने होंगे आप लोग, है ना। तो ये जो आप झिझिया खेलते हैं ये हमारे बिहार राज्य का नृत्य है।
बिहार का ये डांस है झिझिया, जिसमें लड़कियां ही लड़का भी बनती है और लड़कियां ही लड़की भी बनती है। लड़की तो ऑलरेडी लड़की रहती है, मतलब लड़की को ही लड़का बना दिया जाता है उसके पोशाक को बदल करके। क्लियर है यहाँ तक? कौन सा नृत्य के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम? झिझिया। झिझिया। तो अगर आपसे पूछे कि झिझिया जो है वो किस राज्य का नृत्य है? तो बिहार राज्य का नृत्य किस है। राज्य का नृत्य है? बिहार राज्य का। वहीं अगर हम बात करें इस प्रश्न के अकॉर्डिंग तो कह रहा है कि कौन सा लोक नृत्य है जो ओडिशा से संबंधित है? तो देखिए छऊ जो है ना, छऊ क्या है? छऊ जो है यह एक नृत्य है जो कि ओडिशा राज्य से संबंधित है। बात समझ में आ रहा है ना? तो बताइए कि ओडिशा का एक नृत्य का नाम बताइए। क्या नाम है? तो आप मुझे बताएंगे कि ओडिशा की राजधानी कहाँ है? फटाफट से बताइए। भुवनेश्वर। चलिए आप बताइए। भुवनेश्वर है। ओडिशा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में। याद रखिएगा, पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। और इस मंदिर के इस मंदिर की एक खासियत है कि डेली इस मंदिर का जो झंडा होता है सबसे ऊपर वाला वो डेली चेंज होता है, ये भी याद रखिएगा। और वहाँ का मुख्य प्रसाद जो है वो खिचड़ी है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नेहरू रिपोर्ट, कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा कौन नहीं थी? तो पृथक निर्वाचक मंडल जो है वह नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी, जबकि नेहरू रिपोर्ट की जो अनुशंसा थी उसको याद रखना अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग जरा रटेंगे मेरे साथ साथ। सबसे पहला जो है ये आपको है डोमिनियन दर्जा। बोलिएगा, डोमिनियन दर्जा। फिर से बोलिए, डोमिनियन दर्जा। अगला है एकात्मक तथा लोकतंत्रीय केंद्र। एकात्मक तथा लोकतंत्रीय केंद्र। एकात्मक तथा लोकतंत्रीय केंद्र। इसके बाद है वयस्क मताधिकार। बोलिएगा, वयस्क मताधिकार। तो अब मुझे आप लोग बता दीजिए कि नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा में कौन कौन थी? डोमिनियन दर्जा, मताधिकार। बिल्कुल। एक बार हम पुनः बता रहे हैं, आप लोग देखिए। डोमिनियन दर्जा है ना, इसके बाद है आपको एकात्मक तथा लोक तंत्रीय केंद्र। फिर से बोलिए, एकात्मक तथा लोकतंत्रीय केंद्र। तीसरा है आपको वयस्क मताधिकार। बोलिए, वयस्क मताधिकार। तीसरा क्या है? वयस्क मताधिकार। चलिए फिर से बताइए। सबसे पहले है डोमिनियन दर्जा। बोलिए, डोमिनियन दर्जा। एकात्मक और लोकतंत्रीय केंद्र, एकात्मक तथा लोकतंत्रीय केंद्र। वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार। फिर से बताइए। डोमिनियन दर्जा, एकात्मक तथा लोकतंत्रीय केंद्र, वयस्क मताधिकार। वेरी गुड। तो ये बात समझ में आ गया। अगर आपसे पूछे कि नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा कौन नहीं थी तब क्या कहिएगा? तो देखिए, जो नहीं वाला प्रश्न हो तो उसमें नहीं वाला आंसर को याद मत कीजिएगा, है ना। तो ये पृथक निर्वाचक मंडल जो है वह नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी, जबकि कौन कौन थी उसको याद रखना बहुत आवश्यक है। तो डोमिनियन दर्जा जो है ये थी, इसके बाद है एकात्मक और लोकतंत्रीय केंद्र है, ये भी थी। और इसके बाद है आपको वयस्क मताधिकार, यह भी आपको थी। लेकिन ये सब क्या थी? तो बोलिएगा कि यह एक अनुशंसा थी। और किस रिपोर्ट की अनुशंसा थी? नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा। किस रिपोर्ट की अनुशंसा थी? नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा थी। अब देखिए यहाँ एक वर्ड के बारे में आपको हम जरा बता दें। अनुशंसा देख रहे हैं आप। अनुशंसा का मतलब क्या होता है जानना जरूरी है। अनुशंसा का मतलब होता है सिफारिश। अनुशंसा का मतलब क्या होता है? सिफारिश। सिफारिश वर्ड को मैक्सिमम लोग जानते रहते हैं, क्योंकि सिफारिश का मतलब होता है एक तरह से यहाँ पे दर्ज करते कुछ। सिफारिश का मतलब हम लोग किसी के यहाँ पर किसी बात को लेकर के सुझाव देते हैं, नहीं, किसी बात को लेकर के सुझाव देते हैं कि आप ऐसे कर दीजिए। हमारे गांव में सड़क टूट गया, मुखिया जी जरा सड़क बनवा दीजिए। ये हुआ सिफारिश करना। मतलब किसी बातों को लेकर के, किसी मुद्दों को लेकर के जब हम लोग किसी व्यक्तियों के पास पहुंचते हैं, उसको जो सुझाव देते हैं उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? सिफारिश कहते हैं उसको। अंग्रेजी वर्ड है सिफारिश। और सिफारिश का हिंदी होता है संस्तुति भी होता है, और यहाँ पर आपको जो है सो अनुशंसा भी होता है, याद रखिएगा। तो नेहरू रिपोर्ट में जो सिफारिश की गई थी, अब प्रश्न समझ में आ गया होगा कि नेहरू रिपोर्ट जो तैयार हुआ था उसमें किस बात को सिफारिश नहीं किया गया था। तो आप याद रख सकते हैं कि किस बात को नहीं किया गया था भाई? तो पृथक निर्वाचक मंडल, यानी कि नेहरू रिपोर्ट में निर्वाचन मंडल जो है वो अलग अलग रहने का कोई भी चर्चा नहीं चला था, जबकि चर्चा किसका चला था? डोमिनियन दर्जा पर चर्चा चला था। किस पर चर्चा चला था? एकात्मक और लोकतंत्रीय केंद्र पर चला था, और वयस्क मताधिकार पर चला था। बात समझ में आया? अब बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आप मुझे बताएंगे कि अनुशंसा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चलिए आप बताइए। सिफारिश क्या कहते हैं? सिफारिश। और सिफारिश का मतलब क्या होता है बताइए? किसी मुद्दों को लेकर के किसी वरीय पदाधिकारी या किसी भी व्यक्तियों के पास जो पहुंचते हैं हम लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिफारिश कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है
संयुक्त राज्य अमेरिका, आप बताएंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका को शॉर्ट में क्या कहते हैं? यूएसए। क्या कहते हैं? यूएसए। आप बताइए यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका। बोलिए। यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया? अच्छा प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो था ना, मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए अमेरिका, सीधा सीधा अमेरिका जो है ना वो द्वितीय विश्व युद्ध में कब घुसा? ठीक है ना। तो ये प्रश्न बनाना बहुत ही आसान होगा आप लोगों को। क्यों होगा? क्योंकि आपको द्वितीय विश्व युद्ध यदि याद होगा तो आपको द्वितीय विश्व युद्ध तो याद है ये कब हुआ था? 1939 से 1945 तक। ठीक है ना। तो या तो ये 1939 में घुसा होगा, या 41 में, या 42 में, या 43 में। तो इसका राइट आंसर जो है वो 1941 ईस्वी में। कब घुसा था? 1941 में। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में जो प्रवेश किया वो आपको 1941 ईस्वी में प्रवेश किया। कब प्रवेश किया है? 1941 में। बिल्कुल। उस संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया? 1941 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 तक चला था। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? प्रश्न को समझिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा। संयुक्त राष्ट्र किसको कहा गया है? अमेरिका को। अमेरिका को। किसको कहा गया है? अमेरिका को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषा, स्वदेशी मतलब स्वदेशी, स्व मतलब अपने देश की भाषा, स्वदेशी भाषा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया। तो 2019 याद रखिएगा कि स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। देख के बोलिए। स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो घोषित किया गया है वो 2019 को। ये भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, मुझे भी कर लीजिए, है ना। 2019 में जो है स्वदेशी भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया। बात समझ में आया? चलिए अब जो आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल सम्राट के द्वारा, निम्न में से किस मुगल सम्राट के द्वारा आगरा के किले का निर्माण करवाया गया? देखिए आगरा के किले की बात हो रही है, बात समझ में आ रहा है ना। आगरा के किले की बात हो रही है कि किस मुगल सम्राट के द्वारा आगरा के किले का निर्माण करवाया गया। तो याद रखिएगा और प्रश्न को सबसे पहले वीवीआई कर लीजिए। आगरा के किले का निर्माण जो है ना अकबर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा। आगरा के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा किया गया। बात समझ में आ रहा है ना। वहीं अगर चर्चा कर दे कि आगरा शहर को किसने बसाया, शाहजहां ने। अगर आगरा कि किला की बात अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग जरा आगरा शहर के बारे में भी पढ़ते हैं। देखिए आगरा शहर को ना सिकंदर लोदी ने बसाया है। याद रखिएगा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो इस वीडियो को ऑनलाइन देख रहे हैं उस चीज को नोट डाउन करेंगे कि आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। वहीं आगरा में किले का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने। अकबर ने। तो आप मुझे बताएंगे, आप बताएंगे मुझे कि किला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? किला को अंग्रेजी में चलिए फोर्ट। एनी क्वेश्चन? चलिए बिल्कुल फोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्ट कहते हैं। तो आगरा के किले का निर्माण जो है, आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया भाई? अकबर ने। और आगरा शहर को किसने बनाया? सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने बसाया था, याद रखिएगा। इसके बाद है आगरा के किले का निर्माण जो अकबर ने करवाया। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मूर्ति पूजा क्या है? मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा का आरंभ जो है वो कब से माना जाता है? देखिए मूर्ति पूजा का आरंभ आपको पूर्व आर्य काल से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ जो है पूर्व आर्य काल से माना जाता है और इस प्रश्न को हम बड़ी ही कॉन्सेप्ट में बताएंगे, तो इसलिए जरा ध्यान दीजिए। देखिए मूर्ति पूजा के बारे में बताते हैं। आप प्रश्न कितना बार पढ़ लिए होंगे कि तांबे की कांसे की मूर्ति कहाँ पर मिली थी? हड़प्पा सभ्यता में। कहाँ पर मिली थी? हड़प्पा सभ्यता में। तो भाई साहब मूर्ति इसलिए मिली क्योंकि इसका मतलब हो सकता है कि मूर्ति पूजा का विधान होगा। यस जी। पहले के लोग पूजते होंगे। पहले के लोग मूर्ति पूजते होंगे जी। इसलिए तो मूर्ति मिला। नृत्य करते भी। तो अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि इस मूर्ति पूजा का जो विधान है वो आपको कब से प्रारंभ हुआ? तो देखिए मूर्ति पूजा का विधान आपको जब भारत आर्य नहीं आया था, और आर्य भारत वैसे आया कब था पहले ये बता दीजिए आप लोग। 1500 से 1000। सही बात बताए। 1500 से 1000 नहीं, 1500 ईसा पूर्व में भारत आया है। कब आया है? 1500 ईसा पूर्व में भारत आया है। तो 1500 ईसा पूर्व से पहले ही यानी कि सिंधु सभ्यता के समय में ही मूर्ति पूजा आरंभ हुआ। बात समझ में आ रहा है? मूर्ति पूजा का विधान था।
इसलिए याद रखिएगा कि मूर्ति पूजा का जो आरंभ हुआ वो कब से, तब पूर्व आर्य काल मतलब आर्य जो भारत आया था ना, उससे भी पहले, उससे भी पहले से, बिफोर से ही आपको जो है सो आपको मूर्ति पूजा जा रहा है। तो याद रखिएगा और प्रश्न को अति महत्वपूर्ण कर लीजिए, VVI कर लीजिए, है ना। जिस प्रश्न को हम VVI कराए समझिए कि आने वाले एग्जाम में वो महत्वपूर्ण ही महत्वपूर्ण है। इसलिए बताइए कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से माना जाता है। ठीक है ना। चलिए, आर्य भारत कब आए थे? अभी जस्ट पूछे हम 1500 ईसा कब आए थे? आर्य जो भारत आए थे वो कहाँ से आए थे बताइए? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान, या नहीं तो इसका आंसर दूसरा क्या होगा? मध्य एशिया से। कहाँ से? मध्य एशिया से। तो बताइए कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से हुआ? पूर्व आर्य काल से। चलिए, अब मुझे आप बताएंगे कि आर्य जब भारत आए तो सबसे पहले कहाँ बसे थे? चलिए आप बताइए। पंजाब में। कहाँ बसे थे? पंजाब में। हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं आप लोगों से, बताइए सप्त सिंधु के नाम से किसको जाना जाता है? सप्त सिंधु के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए, कमेंट्स करके बताइएगा जो वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं। और बताइए कि 5 नदियों की भूमि किसको कहा जाता है? पंजाब को। 5 नदियों की भूमि किसको कहा जाता है? पंजाब को। इसलिए उसका नाम क्या है? पंजाब। अब जो आपका अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध से संबंधित है। तो मुझे एक प्रश्न पहले आप लोग बता दीजिए कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। क्या नाम था? चलिए, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण याद रखिएगा, महापरिनिर्वाण। देखिए, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु यानी कि मोक्ष प्राप्त होना। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? मोक्ष प्राप्त होना, जिसको मृत्यु प्राप्त होना भी कह सकते हैं। और ये जो मरे वो कहाँ पर मरे? तो याद रखिएगा ये कुशीनगर में मरे थे। कहाँ मरे थे? कुशीनगर में। अगर नहीं याद रहे ना तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि गौतम बुद्ध जो है ना, गौतम बुद्ध जब मर जाएंगे तो कुश का तो काम बरबे करेगा ना, कुश को हाथ में लगा करके पूजा पाठ होता है। इसलिए याद रखिएगा कुशीनगर। और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण का मतलब समझ में आया ना? मोक्ष प्राप्त होना। महापरिनिर्वाण का मतलब मोक्ष प्राप्त होना। बिल्कुल, मृत्यु का वर्ड नहीं निकालेगा, मृत्यु कुछ अलग थोड़ा रफ हो जाता है, अब मोक्ष थोड़ा अच्छा वर्ड होता है। ठीक है ना। तो जैसे कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था भाई? कुशीनगर में। अगर आपसे पूछते कि कुशीनगर किस राज्य में है तब क्या जवाब दीजिए? ठीक है, तो आपने सही बताया कि कुशीनगर जो है वो आपको उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। चलिए, अब का अगला प्रश्न है गुरु अर्जुन देव। भाई साहब 12 नंबर प्रश्न को भी कर लीजिए, इतना ज्यादा बच्चा फंसता है इस प्रश्न में, क्या बताए। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, मतलब प्रश्न ये है कि गुरु अर्जुन देव जो थे वो किसके काल में थे, किसके समय में थे? तो देखिए, गुरु अर्जुन देव जो थे ना वो जहांगीर के काल में थे। किसके काल में थे? जहांगीर के काल में। अर्जुन देव किसके काल में थे? जहांगीर के काल में। बिल्कुल, जहांगीर के काल में थे। अब हम आपको पहले एक बात यहाँ पर क्लियर करें कि आखिर जहांगीर जो थे वो किस वंश के शासक थे? बताइए आप। मुगल वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? मुगल वंश के शासक थे। अब आपको ये बताना है कि जहांगीर का शासन काल कब से कब तक रहा। देखिए, जहांगीर का शासन काल जो है 1605 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक रहा है, जो कि कुल मिलाकर के 22 साल तक। कितने साल तक? 22 साल तक। 1605 से लेकर के 1627 तक कितना वर्ष तक? 22 साल तक। कितना वर्ष तक? 22 साल तक। बात समझ में आ रहा है? तो गुरु अर्जुन देव जो है ना 1605 से 1627 के बीच में थे। बात समझ में आया कि जहांगीर का शासन काल कब से कब तक था? 1605 से 1627। और गुरु अर्जुन देव जो थे, गुरु अर्जुन देव वो किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर। चलिए, अब जो आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर, इसको आप लोग भी कर लीजिए। 1857 का जो विद्रोह हुआ है, इस विद्रोह का जो है ना कुछ प्रतीक है। उस प्रतीक में आप याद रखिएगा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रतीक है यानी कि संकेत है वो कमल और रोटी है। क्या है? कमल और रोटी। क्या है? कमल और रोटी। कमल और रोटी है। बिल्कुल, कमल और रोटी है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रतीक है कमल और रोटी है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूपचित्र कहाँ पर पाया गया? मतलब सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला समझते हैं ना? पत्थर है ना, जो कि रूपचित्र कहाँ पर पाया गया? रूपचित्र का मतलब अशोक जी का जो रूप था ना
अशोक का फेस जो बना हुआ चित्र मिला था कहाँ पर, तो ये आपको कंगन हल्ली में मिला था। कहाँ पर मिला था? कंगन हल्ली में। देखिए जाहिर सी बात है कि रूप बनाने के लिए हाथ में कंगन पहनिएगा, ठीक है। तो इसलिए याद रखिए कि सम्राट अशोक का जो एकमात्र मतलब ओनली एक ही जगह पर वो मिला था। कहाँ पर? एक ही जगह पर रूप चित्र मिला था। किसका? अशोक का। और कहाँ पर मिला था? कंगन हल्ली में। कहाँ पर मिला था? कंगन हल्ली में। कंगन हल्ली में मिला था। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, चीन में लाल क्रांति, कौन सी क्रांति? लाल क्रांति। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो वर्ष 1949 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1949 में। और अगर आपसे हम पूछे कि चीन जो थे ना, चीन का शोक यदि आपसे पूछा जाए तो किसे कहा जाता है? बताइए। हुआंगहो नदी को। किस नदी को? हुआंगहो नदी को। और उसी का उपनाम पीली नदी भी है। बात समझ में आता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो बताइए कि चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? वर्ष 1949 में। कब हुई थी? वर्ष 1949 और बताइए कि अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण, ये उत्कीर्ण का मतलब छपा हुआ है ना, रूप जो है आपको कहाँ पर मिला था? कंगन हल्ली में। कंगन हल्ली में मिला था। भारत के राष्ट्रपति के पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? प्रश्न बहुत ही अच्छा है, विवेक कर लीजिए। भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो कौन दिलाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब प्रश्न में राष्ट्रपति का चर्चा हो और प्रश्न का आंसर नहीं आता हो तो आप उस समय में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जरूर मारिएगा, क्योंकि राष्ट्रपति वाला में अधिकतर आंसर यही होगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जब क्वेश्चन में क्या हो? राष्ट्रपति हो। जब क्वेश्चन में क्या हो? राष्ट्रपति हो तो उसका आंसर आप क्या बनेगा? बिल्कुल। भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ जो है कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। बात यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान है जो रावी नदी के किनारे स्थित है? अब ये प्रश्न तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई हड़प्पा किस नदी पर है? रावी नदी के किनारे है। लेकिन इस प्रश्न को कितना लंबा कर दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान है जो रावी नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। तो बताइए कि हड़प्पा का खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने। किसने किया? दयाराम साहनी ने। बिल्कुल। बताइए कि सिंधु सभ्यता का सबसे पहला स्थल कौन सा था? हड़प्पा ही था। कौन सा था? हड़प्पा। और हड़प्पा के बाद किस स्थल का खोज हुआ है? मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? बनर्जी ने। बिल्कुल। अगला प्रश्न है आपका टीपू सुल्तान से संबंधित है। टीपू सुल्तान बहुत ही खतरनाक था, ये याद रखिएगा। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज की सेना ने आंग्ल मैसूर युद्ध में, किस युद्ध में? आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। यानी कि कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था? तो याद रखिएगा कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, उसमें जो है सो टीपू सुल्तान को ब्रिटिश की सेना यानी कि अंग्रेज की सेना ने पराजित कर दिया था। याद रखिएगा एक बार पुनः, टीपू सुल्तान को अंग्रेज की सेना ने किस आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में, यानी कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उसे पराजित कर दिया था। बात समझ में आ रहा है ना? तो बताइए कि टीपू सुल्तान जो थे वह किस वंश के शासक थे? मुगल। देखिए टीपू सुल्तान जो थे वो आपको मैसूर साम्राज्य का शासक था, याद रखिएगा। और मैसूर का बाघ जो है टीपू सुल्तान को कहा जाता है, याद रखिएगा। मैसूर का बाघ किसको कहा जाता है? टीपू सुल्तान को कहा जाता है। और यह जो है जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, यानी कि 1790 से 92 के बीच में ये युद्ध हुआ था। यहाँ पर हम लिख दिए हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 1792 ईस्वी के बीच में हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान को अंग्रेज के सेना ने जो है सो कब पराजित किया था? किस आंग्ल मैसूर युद्ध में? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92 के बीच में। बिल्कुल। यहाँ तक समझ में आ गया ना? मैसूर का बाघ इसे कहा जाता है, ठीक है ना? याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं है? मतलब कौन सा एक क्षेत्र है जो कि नदी के द्वारा नहीं बना है या भूदृश्य बहते जल से नहीं बना है? देखिए आपको जानकारी हम आपको दे दें जो कि आपको पहले से ही पता है। आपके गांव में जो पानी वाला एरिया होगा तो बाढ़ के टाइम में देखिएगा कि पानी जब
बहना खत्म हो जाता है तो कहीं कहीं पर बालू का ढेर या मिट्टी का ढेर बन जाता है। यस तो वो ढेर क्या चीज से निर्मित हुआ? वो मिट्टी नदी से या नदी के जल से। तो वही प्रश्न है कि कौन सा भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित होता नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है? देखिए उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा जो क्षेत्र है, मतलब रूप है जो कि आपको नदी से निर्मित होता है। ठीक है, आइए तो इसका आंसर जो हो जाएगा हिमोड जो है वह नदी के द्वारा निर्मित नहीं होता है। हिमोड नदी के द्वारा निर्मित नहीं होता है। बोलिए वही नदी के द्वारा जो निर्मित होता है वो देखिए वी आकार की घाटी, भी के जैसे। कैसे? वी के जैसे। इसका विसर्प और गड्ढा। बोलिएगा जरा, विसर्प और गड्ढा। सभी आंसर को बोलेंगे आप लोग। वी आकार की घाटी, विसर्प और गड्ढा। वी आकार की घाटी, विसर्प और गड्ढा, ये आपको नदी के द्वारा निर्मित होती है। जबकि नदी के द्वारा निर्मित कौन नहीं होता है? हिमोड जो है वह नदी के द्वारा निर्मित नहीं होता है। तो याद रखिएगा आप क्या बताया कि नदी के द्वारा जो निर्मित होता है वह क्या क्या होता है? बात समझ में आ गया? और कौन जो है सो नदी के द्वारा निर्मित नहीं होता है? चलिए आगे है, भारत में ताजे मीठे, ताजे यानी कि मीठे, बात बराबर है, ठीक है ना। भारत में ताजे या मीठे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो याद रखिएगा कि भारत में ताजे या मीठे जल, जो आप जल पीते हैं ना उसको ताज़ा जल या हम लोग मीठा जल कहते हैं। तो भारत में ताज़ा जल या मीठा जल का जो स्रोत है हम लोग को, हम जो ताज़ा जल पीते हैं वो कहाँ से आता है? समुद्र के, भूमि के अंदर से आता है। कहाँ से आता है? भूमि के अंदर से आता है, इसलिए उसको हम लोग कहेंगे भौम जल। क्या कहेंगे? भौम जल। कौन सा जल कहेंगे? भौम जल कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? आप जो बताए कि समुद्र का जल कैसा होता है पता है? वो आपको उसमें नमकीन रहता है, तो आप वो कैसे नमकीन पीते हैं आप? ताज़ा जल का मतलब होता है मीठा जल, और मीठे जल जो हम लोग पीते हैं वो कहाँ से आता है? भौम जल मतलब भूमि के नीचे से आता है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए आइए इसके बाद जो है निम्नलिखित में किस कंप्यूटर कुंजी के द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जाता है? बिल्कुल। आप जब भी कभी लैपटॉप या कंप्यूटर चलाएंगे ना तो उसमें एक बटन होगा, देखिएगा कैप्स लॉक, और जब कैप्स लॉक को दबाएंगे ना आप, CAPSLOC का लिखा होगा उस पर, देखिएगा। तो कैप्स लॉक को जब दबाएंगे ना तो अक्षर जब छोटा छोटा लिखते हैं ना वो बड़ा बड़ा लिखाने लगेगा। बात समझ में आ रहा है? तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि किस कंप्यूटर कुंजी के द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जाता है? तो उसका नाम है आपको कैप्स लॉक। क्या नाम है? कैप्स लॉक। क्या नाम है? कैप्स लॉक। बिल्कुल। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? प्रश्न बहुत अच्छा है, साइंस से जुड़ा हुआ है, प्रश्न को समझिए। मानव निर्मित मतलब मानव के द्वारा बनाया गया, मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। तो देखिए मानव के द्वारा बनाया गया कौन सा नहीं है? तो झील को मानव ने बनाया है? नहीं। स्विमिंग पूल बनाया। स्विमिंग पूल देखे हैं? कैसा आता है बताइए? गड्ढा अंदर में ये होता है प्लास्टर और ऊपर से अच्छा, वो नहाने वाला होता है ना, इसके तालाब के जैसे बना हुआ होता है। इसके बाद आपको चिड़ियाघर आदमी बनाया है कि नहीं बनाया है? इसके बाद आपको बाग मतलब बगीचा बनाया है कि नहीं बनाया है? तो ये सब जो ऑप्शन में है ये सब बनाने वाला है। ये था आपको टेक्निकल क्वेश्चन, टेक्निक लगाने वाला। और झील जो है यह मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया है, यानी कि ये आपको प्रकृति के द्वारा निर्मित है। और झील को अंग्रेजी में हम लोग लैक कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। लैक क्या कहते हैं? लैक मतलब झील होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपको मानव निर्मित कौन सा नहीं है? तो झील नहीं है। जबकि मानव निर्मित कौन कौन सा है? तो चिड़ियाघर है, स्विमिंग पूल है और बाग यानी कि बगीचा है। बात समझ में आ गया? तो बताइए कि बगीचा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आप बताएंगे। आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसको हम लोग शॉर्ट में PMGSY भी कहते हैं, GSY भी कहते हैं। तो कहता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत जो है वो कब हुई? तो 2000 ईस्वी में हुई। कब हुई है? 2000 ईस्वी में। किस योजना की बात कर रहे हैं हम? PMGSY। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। बोलिएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो बताइए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? 2000 ईस्वी में। फिर से बोलिए। 2000 ईस्वी में। अब बताइए तो झारखंड की स्थापना कब हुई? 2000 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? 2000 ईस्वी में। आपका जन्म कब हुआ? 2007। आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक के लिए, किसके लिए? ओलंपिक के लिए। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट। प्रश्न बहुत अच्छा है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने
करने वाली, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई क्वालिफाई करने वाली भारत की प्रथम महिला जिम्नास्ट कौन थी? ठीक है, तो दीपा कर्माकर। इस प्रश्न को आप लोग रट करके याद कर लीजिएगा कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दीपा कर्माकर। फिर से बोलिए, दीपा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जो थी उनका नाम था आपको दीपा कर्माकर था। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है? ठीक है, भारत में वीरता का, किसका? वीरता। अभी आप पढ़े थे ओलंपिक का। देखिए, वीरता का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आप भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है या किसी भी देश के बीच में युद्ध हो रहा है और उस युद्ध में यदि आप लड़ाई करते करते मर गए तो उसको हम लोग कहते हैं वीरता कहते हैं। ठीक है ना? या वैसे मर जाने के बाद जो मिलता है पुरस्कार लड़ाई करते करते, उसको परमवीर चक्र दिया जाता है। क्या दिया जाता है? परमवीर चक्र दिया जाता है। और यहाँ पर कहा था कि भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो आपको महावीर चक्र है ना? भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? महावीर चक्र। जैसे आप पढ़े होंगे नीरज चोपड़ा के बारे में, जो कि भाला फेंक में जो आगे निकला हुआ था, तो वीर हुआ, मतलब किसी देश से मुकाबला करके आगे निकल गया, तो वो क्या हो गया? वीर। गाँव घर में देखिएगा बच्चे सबको बोलता था कि रे तू बड़ वीर छात्र बताता हमरा, ए कूद के बताता, छत पर से कूद जेबी तो हम तेरा वीर बुझ जेबो। बताइए, बोलता कि नहीं बोलता है? बोलता कि नहीं बोलता है? तो इसलिए याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान से जो मुकाबला करके जो नीरज चोपड़ा जो आगे निकल गया था भाला फेंक में, बात समझ में आ रहा है ना? तो उसको कौन सा पुरस्कार मिलेगा? महावीर चक्र। क्या मिलेगा? महावीर चक्र। वीरता पुरस्कार का ही दूसरा नाम है आपको महावीर चक्र। भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो आपको महावीर चक्र है। वीरता का दूसरा नाम नहीं, वीरता। अगर कोई वीरता हासिल किया ना, जैसे नीरज चोपड़ा हासिल किया, तो वीरता का जो पहला पुरस्कार है वो कोई और है, लेकिन जो दूसरा पुरस्कार है वो कौन सा पुरस्कार है? महावीर चक्र है। और लड़ाई करते करते यदि मर गए तब क्या मिलता है? परमवीर चक्र। क्या मिलता है? परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है, हैरी पॉटर एंड द कस्टर्ड चाइल्ड। बोलिएगा जरा देख करके। हैरी पॉटर एंड द कस्टर्ड चाइल्ड। हैरी पॉटर एंड द कस्टर्ड चाइल्ड। हैरी पॉटर एंड द कस्टर्ड चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो देखिए, ये पुस्तक जो है ना J.K. रॉलिंग के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? J.K. रॉलिंग के द्वारा। हैरी पॉटर एंड द कस्टर्ड चाइल्ड। फिर से बोलिए, हैरी पॉटर एंड द कस्टर्ड चाइल्ड। ये पुस्तक है और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो J.K. रॉलिंग है। कौन है? J.K. रॉलिंग। पुस्तक का नाम है हैरी पॉटर एंड द कस्टर्ड चाइल्ड। बोलिएगा, हैरी पॉटर एंड द कस्टर्ड चाइल्ड। तो हैरी पॉटर एंड द कस्टर्ड चाइल्ड नामक एक पुस्तक है और इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है J.K. रॉलिंग। क्या नाम है? J.K. रॉलिंग। बिल्कुल। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति किसके शासनकाल में हुई? फ्रांसीसी क्रांति जो है आपको लुई 16वां के शासनकाल में हुई। किसके शासनकाल में हुई है? लुई 16वां के शासनकाल में हुई। फ्रांसीसी क्रांति किसके शासनकाल में हुई है? लुई 16वां के शासनकाल में हुई। लुई 16वां, ये 16 है, ठीक है ना? 10, 5, 1 मतलब 15, 1, 16, ठीक है ना? चलिए, अगला प्रश्न है कि कौन पृथ्वी का निकटतम ग्रह है? मतलब पृथ्वी का निकटतम मतलब समझिएगा, पृथ्वी का निकटतम मतलब पृथ्वी से कम दूरी पर, ठीक है ना? पृथ्वी से कम दूरी पर। बिल्कुल। पृथ्वी का निकटतम ग्रह जो है वो आपको शुक्र ग्रह है। कौन सा है? शुक्र ग्रह है। पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह है, इस प्रश्न को भी आप भी लिख लीजिए। और शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। कौन सा ग्रह है? निकटतम ग्रह। बिल्कुल। देखिए, पृथ्वी का निकटतम कहेगा ना तो शुक्र याद रखिएगा, ठीक है ना? चलिए, और सूर्य का निकटतम जब कहेगा तो शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र। तो बुध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। सूर्य का निकटतम कहेगा तो बुध। पृथ्वी का निकटतम कहेगा तब शुक्र, याद रखिएगा। चलिए, बहावी आंदोलन से संबंधित ये जो प्रश्न है इसको जरा देखिए। अगला प्रश्न है 29 नंबर। पृथ्वी जो है, अच्छा पहले ये बताइए, पृथ्वी घूमती है कि सूर्य घूमती है? सूर्य घूमता है। पृथ्वी घूमती है। सही बात है, इसे याद रखिएगा। पृथ्वी घूमती है। तो पृथ्वी जो है जिस पथ पर परिक्रमा करती है, किसका परिक्रमा? सूर्य का परिक्रमा। पृथ्वी जिस पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है, मतलब सूर्य के चारों ओर जो घूमता है, वो पथ कैसा है? अंडाकार। तो याद रखिएगा, अंडाकार है। कैसा पथ है? अंडाकार। अंडाकार पथ है। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा जो करता है वो पथ मतलब क्या होता है? रास्ता। वो रास्ता कैसा है? अंडाकार है। बात समझ रहे हैं ना? अगला प्रश्न है, बरमूडा त्रिभुज जो है वो कहाँ पर अवस्थित है?
तो बरमूडा त्रिभुज जो है ये आपको उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर अवस्थित है? उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। उत्तर पश्चिम अटलांटिक में अवस्थित है। बरमूडा त्रिभुज कहाँ पर अवस्थित है? उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। और इस प्रश्न को रट करके याद कर लीजिएगा कि बरमूडा त्रिभुज जो है वो कहाँ पर अवस्थित है, किस महासागर में? उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है। इस प्रश्न को आप याद कर लीजिए। देखिए कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो एकदम याद कर लीजिएगा ना तो काम आपका बन जाएगा। वैसे भी आपका ITI एग्जाम जो है स्मृति पर आधारित है, ये तो पहले आपको बता ही दिए हैं। अगला प्रश्न है महाबली गंगा क्या है? महाबली गंगा। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो याद रखिएगा कि महाबली गंगा जो है वह आपको किस देश की सबसे बड़ी नदी है? श्रीलंका की। महाबली गंगा जो है वो आपको किस देश की सबसे बड़ी नदी है? श्रीलंका की। तो श्रीलंका की। तो मुझे आप बताएंगे कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धनपुरा कोट्टा, ठीक है ना। तो महाबली गंगा जो है वो किस देश की सबसे बड़ी नदी है? श्रीलंका की। श्रीलंका की। देखिए वैसे भी महाबली बजरंग बली कहाँ चले गए थे? श्रीलंका में। श्रीलंका चले गए। तो महाबली जो है वो गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो श्रीलंका की है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा दर्रा है जो सिक्किम राज्य में स्थित है? कौन सा ऐसा दर्रा है जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है? तो देखिए सिक्किम राज्य में जो स्थित है आपको किस राज्य में? सिक्किम में। सिक्किम राज्य में जो स्थित है वो नाथुला दर्रा भी है और जे लेपला दर्रा भी है। कौन कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा और जे लेपला दर्रा। कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा और जे लेपला दर्रा। ये जो दर्रा है ये आपको सिक्किम राज्य में अवस्थित है। कहाँ पर? सिक्किम राज्य में अवस्थित है। बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद जो है आपका अगला प्रश्न सतलज और काली नदियों के बीच, किस नदी के बीच? सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रदेश जो है प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो देखिए सतलज और काली नदियों के बीच जो हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय है? कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली नदियों के बीच जो हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भूभाग है? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय है। ये भी प्रश्न याद रखने वाला है, आप लोग इसको रट लीजिएगा। तो बताइए तो किन किन नदियों के बीच में ये कुमाऊं हिमालय है? सतलज और काली नदियों के बीच में। सतलज और काली नदियों के बीच में कौन सा विभाग स्थित है? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय है। भारत का लगभग 30% क्षेत्र जो है 3 राज्यों में समाहित है। प्रश्न समझिएगा, भारत का लगभग 30% क्षेत्र, कितना प्रतिशत? 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। बात समझे बात? भारत का जो जितना भी राज्य है ना वो उसमें 30% जो है ना 3 राज्यों में मिला हुआ है ना। और वो राज्य है आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसका मतलब क्या हुआ समझिए? इसका मतलब हुआ कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है ना वो ज्यादा ही बड़ा है। इसीलिए भारत का लगभग 30% राज्य जो है वो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में आपको समाहित है। बात समझ गए? चलिए इसके बाद है आपको कारडामम पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी है? कारडामम पहाड़ी। फिर से बोलिए। कारडामम पहाड़ी। कारडामम पहाड़ी जो है वह कहाँ स्थित है? देखिए कारडामम पहाड़ी यह आपको केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में। कारडामम पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? केरल में। कारडामम पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में। केरल की राजधानी बताइए आप। तिरुवनंतपुरम। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। चलिए अगला है लक्षद्वीप में द्वीप की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 36 है। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कुल कितनी है? 36 है। अगला प्रश्न निम्नलिखित नदियों में कौन एक बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ठीक है ना। तो बंगाल की खाड़ी में जो है आपको नहीं गिरती है, तो कौन नहीं गिरती है? तो ताप्ती नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अब ये याद रखिए कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन नदी गिरती है? तो बोलिए महानदी, कावेरी नदी और गोदावरी नदी। फिर से बोलिए महानदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी। फिर से बोलिए महानदी, कावेरी नदी और गोदावरी नदी। महानदी, कावेरी नदी और गोदावरी नदी। ठीक है। और कौन सी नदी है जो बंगाल के खाड़ी में नहीं गिरती है? ताप्ती नदी। याद रखिएगा ताप्ती नदी जो है ना पश्चिम की ओर बहती है। किधर बहती है? पश्चिम की ओर। अगला प्रश्न है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि आधुनिक भारत का जनक जो कहा जाता है किसको? तो राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का जनक किसको कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है आधुनिक भारत का जनक। बात समझ रहे ना। अगला प्रश्न है बहावी आंदोलन
देखिए वहाबी आंदोलन जो शुरुआत हुआ था तो वो कौन सा क्षेत्र था? तो याद रखिएगा पटना, यानी कि वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो आपको पटना ही था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? पटना। तो बताइए कि पटना से 1857 का क्रांति किसने नेतृत्व किया था? पीर अली। किसने? पीर अली। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा है? पटना है। बताइए पटना बिहार से और पटना का क्या संबंध है? राजधानी का। तो बोलिए राज और राजधानी है। क्या है? राजधानी। चलिए किस विफलता के बाद स्वराज पार्टी जो है ना बनाई गई थी, मतलब कौन सा? अब जो है किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन की जब विफलता हो गई थी उसके बाद आपको स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। अगर आपसे पूछे कि स्वराज पार्टी का गठन किसकी विफलता के बाद हुआ था? अगर आपसे कोई पूछे कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 1930 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये 1942 में, और चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो 1917 में। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। तो बताइए कि स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुई थी किसकी विफलता के बाद हुई थी? वेरी गुड। और असहयोग आंदोलन कब हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। चंपारण आंदोलन 1917 में। अगला प्रश्न है कि आपको संविधान के अनुच्छेद 263, बोलिएगा अनुच्छेद कौन सा है? 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? तो देखिए अनुच्छेद 268 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। बात समझ रहे हैं? अगर याद रखिएगा कि आपको अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो किस परिषद की स्थापना हुई है? अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई है? राष्ट्रपति के द्वारा। अब आप एक प्रश्न बताइए मुझे कि राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे जो प्रश्न है, वर्ष 1976 में आपात की घोषणा, किसकी घोषणा? आपात की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? देखिए कुल मिला के हाँ हम लोग 2 प्रश्न सीख रहे हैं। सबसे पहले आपात कब लगा भाई साहब? तो देखिए आपात जो है सो दूसरे समय में भी लगा है, लेकिन यहाँ पर हम एक डेट याद रखेंगे, 1976 में आपात लगा था। ठीक है। और वर्ष 1976 में आपात की घोषणा के बाद समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि 1976 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 1976 में जो भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। अगर आपसे पूछे कि फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति कब रहे हैं? 1976 में। कब रहे हैं? 1976 में। अगर आपसे पूछे कि 1976 ईस्वी का कुछ महत्वपूर्ण घटना बताइए। आपातकाल लगा था। क्या लगा हुआ था? आपातकाल कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। राष्ट्रपति भी लगाता है और उसके अलावा जो है राज्य। ठीक है ना भाई। तो देखिए 1976 में आपात जो लगा था तो उस समय जो है भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है। तो बताइए कि आपात की घोषणा जो है सो आपको राज्यपाल के द्वारा भी होता है और किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा होता है? राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा। वेरी गुड, याद रखिएगा। तो 1976 में जो आपात की घोषणा की गई थी भारत में, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। बहुत अच्छा। चलिए अब जो है विश्व पर्यावरण दिवस, कौन सा दिवस है? विश्व पर्यावरण दिवस। ये तो आपको पता ही होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मताधिकार, और ये प्रश्न आप बताएंगे क्योंकि अभी फिलहाल में आप 10वीं पढ़ करके आए हैं, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? ठीक है, पढ़े थे, याद नहीं है? चलिए याद रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। बताइए कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मताधिकार जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। वो किस संविधान संशोधन के द्वारा? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया। 21 वर्ष से घटा करके, यानी कि पहले जो वोट दिया जाता था
वो 21 वर्ष में, लेकिन उसको घटा करके कर दिया अब 18 वर्ष। इसलिए याद रखिएगा कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। 61वां। कौन सा? 61वां। ठीक। अगला है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष कौन है? देखिए संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष है, संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष है वो कौन है? तो सच्चिदानंद सिन्हा है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आपसे पूछे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन है, बताइए, पढ़ाए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही बात बताए। अस्थायी अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। बात यहाँ तक समझ में आया? निम्न में से किस उच्च न्यायालय के द्वारा गंगा और यमुना नदी को जीवित सत्व, याद रखिएगा सही बात भी है, कलयुग का प्रत्यक्ष देवता माना गया है? किसको पता है ना? नदी को, वायु को, हनुमान जी को। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो किस उच्च न्यायालय के द्वारा, किस कोर्ट के द्वारा जो है सो गंगा और यमुना नदी को जीवित सत्व यानी कि लिविंग इन टाइट का दर्जा देने का आदेश दिया गया है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड उच्च न्यायालय। कौन सा न्यायालय? उत्तराखंड उच्च न्यायालय। उत्तराखंड उच्च न्यायालय जो है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय जो है, यह आपको उत्तराखंड उच्च न्यायालय जो है गंगा और यमुना नदी को जीवित सत्व माना है। क्या माना है? जीवित सत्व माना है। क्या माना है? जीवित सत्व माना है। बिल्कुल याद रखिएगा। किस उच्च न्यायालय के द्वारा जो है गंगा और यमुना नदी को जीवित सत्व माना गया है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड उच्च न्यायालय को। ठीक है। इसके बाद है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के प्रति श्रद्धांजलि है ना? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के प्रति श्रद्धांजलि है। तो कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो श्रद्धांजलि, किसके प्रति श्रद्धांजलि है? मतलब कहने का मतलब ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि एकता की मूर्ति। अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? एकता की मूर्ति। तो एकता की मृत्यु का जो एकता की मृत्यु बोल दिए, एकता की मूर्ति का जो प्रतीक है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और याद रखिएगा अपने भारत में सबसे ऊंची मूर्ति किसका बना है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही बना है। इसलिए याद रखिएगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो माना गया है वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को माना गया है। अब जो आपका अगला प्रश्न है, एकीकृत, है ना, इंटीग्रेटेड, एकीकृत परिपथ, साइंस का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। एकीकृत परिपथ यानी कि आईसी आविष्कार किस पीढ़ी को जन्म दिया? तो तृतीय, यानी कि आईसी जो है ना, आईसी आविष्कार जो है किस पीढ़ी का जन्म दिया है? तो तृतीय। एकीकृत परिपथ जिसको हम शॉर्ट में आईसी कहते हैं, तो यह आईसी जो है किस पीढ़ी का जन्म दिया है? तो तृतीय। ठीक है। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? देखिए डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ जो है आपको वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। बोलिएगा जरा। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। बोलिए डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना होता है। देखिए पूरा बोलिए। डाटा प्रोसेसिंग उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना होता है। आइए आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है वेद से संबंधित है। तो उससे पहले मुझे बता दीजिए आप लोग की वेद की संख्या कितनी है? 4। तो वेदों की संख्या 5 है। ठीक है, ये 4 है। बात समझ में आ रहा है? वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। निहित का मतलब छुपा होना। वेदों में जो है वो संपूर्ण सच्चाई निहित है। यह व्याख्या किसके द्वारा की गई है? तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, छुपा हुआ है, किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती। बिल्कुल। तो बताइए कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्मारंग पंडुरंग। कौन है? आत्मारंग पंडुरंग। बिल्कुल। अब बताइए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राममोहन राय। बहुत अच्छा। तो अब बताएंगे आप लोग कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई छुपा हुआ यह किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। बिल्कुल। तो अब बताइए कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बिल्कुल। तो आज का हमारा प्रश्न यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा।